स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं मिडवाइफ एंड गायनेकोलॉजी से जीएनएम थर्ड ईयर वालों के लिए कुछ डिफिनेशंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है आरोपण यानी इम्प्लांटेशन। ठीक है, जो आरोपण होता है वह युग्मनज के बनने के बाद गर्भाशय में स्थापन को ही बोलते हैं। यानी वह विधि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके पश्चात जाइगोट बनता है और जाइगोट का गर्भाशय में स्थापित होना ही आरोपण कहलाता है। जो निषेचन की क्रिया है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होती है। ठीक है, और वहाँ से गर्भाशय में स्थानांतरित होने को हम लोग आरोपण के नाम से जानते हैं। ठीक, जो मेनली निषेचन के 7 से 8वें दिन में गर्भाशय में आरोपित होती है। अगला क्वेश्चन है प्रसव पूर्व देखभाल यानी एंटीनेटल केयर। प्रसव पूर्व देखभाल से तात्पर्य है कि गर्भावस्था के शुरू होने से गर्भावस्था के समाप्ति तक यानी प्रसव तक जो केयर किया जाता है उसी को हम लोग प्रसव पूर्व देखभाल कहते हैं। अर्थात प्रसव पूर्व देखभाल महिला के गर्भावस्था में देखभाल है। यह देखरेख गर्भावस्था की शुरुआत से प्रारंभ होनी चाहिए और गर्भावस्था की संपूर्ण अवधि के दौरान जारी रहना चाहिए। अर्थात ये बोलें कि गर्भावस्था के संपूर्ण अवधि तक जो देखभाल किया जाता है उसे हम लोग प्रसव पूर्व देखभाल के नाम से जानते हैं। जैसे ही प्रसव समाप्त होता है उसके बाद से जो केयर किया जाता है या देखभाल किया जाता है उसे प्रसव पश्चात देखभाल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसव की प्रथम अवस्था। जो प्रसव की प्रथम अवस्था होती है वो दर्द युक्त संकुचन से प्रारंभ होकर ग्रीवा के फुल डायलेटेशन तक बनी रहती है। यह जो पीरियड होता है वो लगभग प्राइमरी ग्रेविडा में लगभग 10 से 15 घंटा, ठीक है, और मल्टी ग्रेविडा में लगभग 6 घंटा तक की अवधि होती है। इस अवस्था में सर्विक्स जो है यानी ग्रीवा जो है वो पतला होकर 2 से 10 सेंटीमीटर तक चौड़ा होता है और जब ग्रीवा लगभग 4 सेंटीमीटर तक डायलेट होता है उसके बाद हम लोग पार्टोग्राफ को लिखना शुरू करते हैं। यानी फर्स्ट स्टेज से ही हम लोग पार्टोग्राफ को लिखना शुरू करते हैं। तो गर्भावस्था की प्रथम अवस्था जो होती है प्राइमरी ग्रेविडा में ये लगभग 10 से 15-14 घंटा तक चलती है और मल्टी ग्रेविडा वाले में ये लगभग 6 घंटा तक चलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये दर्द युक्त संकुचन यानी कॉन्सेक्शन से शुरू होकर और ग्रीवा के डायलेटेशन तक बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है प्रसव की द्वितीय अवस्था या द्वितीय चरण। तो जो प्रसव का अवस्था होता है वो 3 चरणों में खत्म होता है। ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, तो अभी का क्वेश्चन है द्वितीय अवस्था को डिफाइन करना है। तो प्रथम अवस्था जो होती है वो ग्रीवा के डायलेटेशन तक समाप्त हो जाती है। जब तक ग्रीवा पूर्ण डायलेटेड हो जाता है उसके बाद द्वितीय अवस्था स्टार्ट हो जाती है। यानी ये बोलें कि सर्विक्स के पूर्ण विस्तारण के बाद जो अवस्था बनती है उसी को हम लोग द्वितीय अवस्था बोलते हैं और ये अवस्था तब तक बनती है जब तक कि बच्चा जन्म नहीं ले। ठीक है, अर्थात ये बोलें कि सर्विक्स के डायलेटेशन से लेके बच्चा के जन्म तक जो अवस्था बनती है या जो चरण होती है उसे द्वितीय चरण के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसव की तृतीय अवस्था यानी थर्ड स्टेज ऑफ लेयर। पिछले 2 क्वेश्चन हम लोग प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था को देखें। अभी का क्वेश्चन है तृतीय अवस्था। तो ये तृतीय अवस्था जो है वो बच्चा के जन्म से लेके और मेम्ब्रेन्स के निकलने तक की स्थिति को बोलते हैं या अवधि को बोलते हैं। ठीक है, बच्चा जब बाहर आ जाता है वहां से उसका अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा, मेम्ब्रेन आदि बाहर आते हैं। ठीक है, इस अवस्था को ही हम लोग तृतीय अवस्था के नाम से जानते हैं। यह अवस्था सामान्य रूप से लगभग 15 से 30 मिनट तक की स्थिति में बनी रहती है या अवधि तक बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है प्रसव पश्चात व्यायाम यानी पोस्टमार्टम फिजिकल एक्सरसाइज। वैसे एक्सरसाइज जो प्रसव के बाद किया जाता है या प्रसव के बाद करने का सलाह दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि जो पहले जो अंग ढीले हो गए रहते हैं, जो पेशियां ढीली हो गई रहती हैं या किसी वेनस में थ्रोम्बोसिस हो गया रहता है, तो उसी को हम लोग नॉर्मल शेप में लाने के लिए, नॉर्मल करने के लिए इस एक्सरसाइज का सलाह देते हैं। एक और फायदा है, इसको करने से सूतिका अवस्था में कुछ दर्द से भी राहत मिलता है और साथ ही पेशियां भी मजबूत होती हैं। तो प्रसव के बाद जो व्यायाम किया जाता है या करने का सलाह दिया जाता है उसी को हम लोग प्रसव पश्चात व्यायाम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था पीलिया यानी जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी। तो गर्भावस्था में होने वाले जॉन्डिस को ही हम लोग गर्भावस्था पीलिया के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सीरम बिलिरुबिन है यानी जो
ब्लड में बिलिरुबिन का मात्रा है वो 2 mg/dl से भी अधिक हो जाता है। यानी ये बोलें कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई जॉन्डिस हो रहा है तो उसे हम लोग जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। इसमें त्वचा और श्लेष्मा का रंग जो होता है वो पीला हो जाता है और बिलिरुबिन का मात्रा 2 mg/dl से भी ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है यौन जनित रोग यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो वैसे रोग जो यौन द्वारा फैलते हैं, अर्थात यौन संपर्क द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होने वाले यानी ट्रांसमिटेड डिजीज को हम लोग यौन डिजीज के नाम से जानते हैं या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम वेनेरियल डिजीज भी होता है। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय की असामान्य क्रियाएं यानी एबनॉर्मल यूटेराइन एक्शन। तो वैसी क्रियाएं जिसमें गर्भाशय जो है वो असामान्य व्यवहार करना शुरू करता है, यानी गर्भाशय का जो संकुचन है वो नॉर्मल तरीके से ना होकर एबनॉर्मल तरीके से हो तो उसे हम लोग गर्भाशय की असामान्य क्रियाएं बोलते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन का अंतराल होता है वो बहुत कम होता है और काफ़ी तेजी से होना शुरू होता है, जिससे प्रसव में बाधा फैल आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूतिका अवस्था का संक्रमण यानी प्यूरिपेरियल इन्फेक्शन या सेप्सिस जिससे बोलते हैं। प्रसव की जटिलताओं के कारण जनन मार्ग में होने वाले संक्रमण को सूतिका अवस्था का संक्रमण कहते हैं। जो सूतिका अवस्था में संक्रमण होता है जनन मार्गों में, उसी को हम लोग सूतिका अवस्था का संक्रमण के नाम से जानते हैं। जनन मार्ग में सूतिका अवस्था के समय होने वाले संक्रमण को ही सूतिका अवस्था का संक्रमण बोलते हैं यानी सेप्सिस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दुग्ध स्रवण असफलता यानी लैक्टेशन फेलियर। तो वैसी महिला जिसके स्तन से दूध का निर्माण नहीं हो रहा है या पर्याप्त मात्रा में दूध का निर्माण नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग दूध स्रवण असफलता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है अपरिपक्व शिशु द प्रीमेच्योर इन्फेंट। वैसे शिशु या वैसे इन्फेंट जो 37 सप्ताह से पहले ही जन्म ले लेते हैं उसी को हम लोग द प्रीमेच्योर इन्फेंट के नाम से जानते हैं यानी प्रीमेच्योर इन्फेंट बोलते हैं, अपरिपक्व शिशु बोलते हैं। नॉर्मली जो गर्भावस्था है वो 37 सप्ताह या थोड़ा सा ज़्यादा बनी होनी चाहिए, लेकिन अगर इससे भी कम डिलीवरी हो जाए तो उसे हम लोग अपरिपक्व शिशु के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कम वजन वाला जन्मा शिशु यानी लो बर्थ वेट बेबी LBWB। वैसे शिशु जिसका वजन जन्म के समय 1500 से 2500 ग्राम तक होता है लो बर्थ वेट बेबी के नाम से कहलाते हैं। यानी वैसे शिशु जिसका वजन जन्म के समय 1.5 kg से लेके 2.5 kg के बीच होता है उन्हें हम लोग लो बर्थ वेट बेबी के नाम से जानते हैं। और अगर 1.5 kg से भी नीचे अगर उसका वजन आ रहा है तो वो वेरी लो बर्थ बेबी के नाम से जाना जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत कम वजन वाला जन्मा शिशु। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि जिनका वजन जन्म के समय 1.5 kg से भी कम हो तो उसे हम लोग लो बर्थ वेट बेबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। ठीक है, जब किसी नवजात शिशु के जन्म से 21 दिन के भीतर आंखों में पस युक्त स्राव निकलता है तो उसे हम लोग ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन में जो शिशु होता है उसके दोनों आंख लाल हो जाती हैं और उचित समय पर देखभाल न कर पाने पे या उचित समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट न दे पाने की स्थिति में दोनों आंख खराब होने का भी डर रहता है। ठीक है, यानी शिशु के जन्म से 21 दिन के भीतर आंखों से किसी भी प्रकार का पस युक्त स्राव यानी प्यूरिलेंट डिस्चार्ज निकल रहा है तो उसे हम लोग ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम के नाम से जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित PDF को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टाइप करके PDF को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।